रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत मेहनती थे। सुबह होते ही कोई खेतों की तरफ निकल जाता, कोई मजदूरी करने और कोई अपनी छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठ जाता। इसी गांव के बीचों बीच भैरव सेठ का एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबे का नाम था भैरव भोजनालय। ढाबा बड़ा था, बाहर हमेशा कुछ कुर्सियां लगी रहती थीं और दूर से ही उसकी बड़ी सी चमकती हुई नेम प्लेट दिखाई देती थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसकी वजह से गांव वाले भैरव सेठ से बिल्कुल खुश नहीं थे। उसकी ढाबे की बिरयानी। नाम था चिकन बिरयानी, लेकिन प्लेट में चिकन ढूंढना ऐसा था जैसे सूखी जमीन में पानी ढूंढना। एक दिन दोपहर को मोहन और दीपक मजदूरी करके सीधे भैरव सेठ के ढाबे पर पहुंचे। दोनों के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। यार मोहन, आज तो बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से बिरयानी खा लेते हैं। खाना तो है भाई, लेकिन यहाँ खाने के बाद पेट भरेगा या सिर्फ पैसे खाली होंगे, इसका भरोसा नहीं। दोनों हंसते हुए ढाबे के अंदर चले गए। भैरव सेठ दूर से ही ग्राहकों को देख रहा था। उसकी नजर मोहन और दीपक पर पड़ी तो वो बोला, आओ भाई, आज क्या खिलाऊं? हमारी स्पेशल चिकन बिरयानी तैयार है। सेठ जी, आज चिकन वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा डाल देना। अरे भाई, चिकन तो पूरा डालता हूँ, बस तुम्हारी किस्मत में कितना आता है वो मेरे हाथ में नहीं। दीपक और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों के सामने बिरयानी की प्लेट आ गई। दीपक ने ऊपर से नीचे तक प्लेट को देखा। मोहन, इसमें चिकन कहाँ है? शायद सेठ जी ने चिकन को भी चावल के नीचे छुपा दिया है। दोनों हंस पड़े। मोहन ने चावल का एक निवाला खाया और तुरंत चेहरा बना लिया। हे भगवान, इसमें स्वाद है या सिर्फ नमक डालकर चावल रंग दिए हैं? चुप कर, ज्यादा शिकायत मत कर। पूरे गांव में यही एक ढाबा है। यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या लोगों को ये खाना पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में यही खाते हैं? दीपक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ कोई इससे अच्छा खाना बेचने लगे तो तू फिर सपना देखने लगा। सपना देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। दीपक भी मुस्कुरा दिया। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। दोनों गरीब परिवारों से थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे, इसलिए गांव में जहाँ काम मिलता वहाँ मजदूरी कर लेते थे। लेकिन मोहन को खाना बनाने का बहुत शौक था। घर में जब भी उसकी माँ कुछ बनाती वो ध्यान से देखता और फिर खुद वैसा बनाने की कोशिश करता। दीपक को लोगों से बात करना और हिसाब किताब रखना अच्छा आता था। दोनों के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर थी, कुछ अपना करने की इच्छा। शाम को दोनों ढाबे से बाहर निकले। दीपक ने अपनी जेब टटोली और पैसे गिनने लगा। इतनी बिरयानी में तो आज आधे दिन की मजदूरी चली गई, और बदले में मिला क्या? बिरयानी के नाम पर चावल। दोनों फिर हंसने लगे, लेकिन इस बार मोहन नहीं हंसा। वो भैरव सेठ के ढाबे को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार कोई नया सपना दिखाई दे रहा था। दीपक, अगर हम अपना कुछ शुरू करें तो? दीपक रुक गया। अपना? हाँ, छोटा सा काम, ऐसा खाना जिसे खाकर लोगों को सच में मजा आए। पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं। सामान कहाँ से आएगा? वो भी नहीं पता। तो फिर हमारे पास है क्या? दिखा, तू है और मैं हूं। दीपक कुछ पल उसे देखता रहा। ठीक है मेरे भाई, पैसा बाद में देखेंगे, पहले ऐसा खाना सोचते हैं जिसे खाकर पूरा रामपुर बोले, वाह। दोनों दोस्त हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। अगली सुबह मोहन और दीपक मजदूरी के लिए निकलते हैं। दोनों के दिमाग में पिछली शाम की बात घूम रही होती है। मोहन, अपना काम शुरू करने की बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास बेचने के लिए आखिर होगा क्या? ऐसा खाना बनाना है जो स्वादिष्ट भी हो, पेट भर दे और गांव का हर आदमी आसानी से खरीद सके। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग बिरयानी खाते हैं, फिर हम उनसे अलग क्या बेच पाएंगे? अगर बिरयानी के साथ कोई ऐसा नया स्वाद जोड़ दें जो इस गांव में किसी ने पहले कभी नहीं खाया हो, तो फिर कोई नया प्रयोग करने की सोच रहा है, लेकिन इस बार मुझे पहले बता देना। अरे भाई, बिना प्रयोग किए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना लोगों को पसंद आएगा? दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं।
तभी उनकी मुलाकात रामदीन काका से होती है, जो कुछ दिन शहर में रहकर वापस लौटे थे। काका, आप कुछ दिन शहर में रहकर आए हैं, वहाँ आजकल खाने में क्या ज्यादा चल रहा है? बेटा, शहर में इन दिनों नूडल्स का खूब चलन है। बच्चे हों या बड़े, सब बड़े चाव से खाते हैं। नूडल्स तो हमारे गांव में भी लोगों ने खाए होंगे, फिर इसमें नया क्या किया जा सकता है? गांव में तो मैंने किसी को नूडल्स बेचते नहीं देखा। शायद लोग नया स्वाद मिलने पर जरूर आजमाएंगे। मोहन, नूडल्स वाला आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन गांव वाले बिरयानी छोड़कर नूडल्स क्यों खरीदेंगे? कौन कह रहा है कि उन्हें बिरयानी छोड़नी पड़ेगी? हम दोनों का स्वाद एक साथ मिलाएंगे। तू कहना क्या चाहता है? नूडल्स और बिरयानी को एक ही प्लेट में डाल देगा? हाँ भाई, चिकन बिरयानी का स्वाद रहेगा और उसके अंदर हमारे हाथ से बने नूडल्स भी होंगे। शाम होते ही दोनों दीपक के घर पहुंचते हैं। घर में मौजूद सामान निकालकर एक जगह रख दिया जाता है। देख ले भाई, हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए प्रयोग बिगड़ा तो पैसे भी बेकार जाएंगे। पैसे बचाने के लिए ही घर पर बना रहे हैं। पहले स्वाद सही करेंगे, फिर बेचने की सोचेंगे। चिकन को पहले अच्छे से साफ करेंगे, फिर मसालों में रखकर कुछ देर स्वाद अंदर तक जाने देंगे और उसके बाद दही, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। बाकी स्वाद पकने के बाद समझ आएगा। अभी से खुशबू अच्छी आ रही है। अगर पकने के बाद भी ऐसा ही रहा तो मजा आ जाएगा। लेकिन नूडल्स तो आमतौर पर मैदे से बनते हैं, हमारे पास मैदा है ही नहीं। मैदा नहीं है तो क्या हुआ? गेहूं के आटे से अपने नूडल्स खुद तैयार कर लेंगे। क्या गेहूं के आटे से नूडल्स सही बन जाएंगे? कहीं पूरा प्रयोग खराब तो नहीं हो जाएगा? मैंने पहले भी घर पर बनाकर देखा है, बस आटा सही तरीके से गूंथना जरूरी है। मोहन आटे में नमक और थोड़ा तेल डालता है, फिर गर्म पानी डालकर आटा गूंथना शुरू करता है। थोड़ी देर आराम देने के बाद इसे बेलेंगे, फिर पतली पतली पट्टियां काटकर नूडल्स तैयार करेंगे। कुछ देर बाद मोहन आटे को बेलकर पतली पट्टियां काटना शुरू करता है। मोहन चावल तैयार करता है और फिर एक बड़े बर्तन में चावल, चिकन और नूडल्स की परतें लगाता है। अब इसे कुछ देर धीमी आंच पर पकने दो, तभी सारे स्वाद एक दूसरे में अच्छी तरह मिलेंगे। कुछ देर बाद मोहन बर्तन का ढक्कन खोलता है। पूरे कमरे में चिकन, मसालों और तले हुए प्याज की खुशबू फैल जाती है। दीपक पहला निवाला खाता है और कुछ पल चुप रहता है। इतना चुप क्यों हो गया? कहीं हमारा पहला प्रयोग उम्मीद के मुताबिक खराब तो नहीं हो गया? खराब नहीं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीज हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। मतलब सच में स्वाद अच्छा बना है और हम इसे गांव में बेच सकते हैं। बिल्कुल बेच सकते हैं, बस कीमत ऐसी रखना कि गरीब आदमी भी आराम से खा सके। तो फिर तय रहा, हम इसे सिर्फ 20 रुपए की प्लेट में बेचेंगे। अगर स्वाद ऐसा ही रहा तो लोग कीमत नहीं पूछेंगे, खुद दोबारा खाने के लिए आएंगे। कुछ दिनों में दोनों ने अपना ठेला तैयार कर लिया और उस पर एक स्पेशल बोर्ड लगाया, नूडल्स चिकन बिरयानी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। नाम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग पहले इसे देखकर हंसेंगे जरूर। हंसने दो, जब खाना खाएंगे तो यही लोग दूसरों को हमारे बारे में बताएंगे। अगली सुबह दोनों गांव के मुख्य रास्ते पर अपना ठेला लगाते हैं। दीपक, जगह ठीक है ना? यहाँ से गांव के ज्यादातर लोग रोज आते जाते हैं। जगह बिल्कुल सही है, अब बस लोगों को हमारे ठेले तक रोकना बाकी है। मोहन खाना बनाने की तैयारी शुरू करता है और दीपक सड़क की तरफ देखकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। आइए भाइयों, गांव की पहली नूडल्स चिकन बिरयानी का स्वाद आज पहली बार जरूर चखिए। एक राहगीर ठेले के पास रुक जाता है। भाई, ये नूडल्स चिकन बिरयानी आखिर होती कैसी है? नाम तो मैंने पहली बार सुना है। नाम नया जरूर है भाई, लेकिन एक बार खा लिया तो स्वाद आपको जरूर याद रहेगा। पहले थोड़ी सी चखा कर दिखाओ, पसंद आई तो पूरी प्लेट जरूर खाऊंगा। दीपक उसे थोड़ा खाना देता है। अरे भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसमें नूडल्स का स्वाद अलग ही मजा दे रहा है। चिकन भी ताजा है और नूडल्स हमने खुद गेहूं के आटे से घर पर बनाए हैं। तो फिर एक पूरी प्लेट लगा दो। इतनी अच्छी खुशबू देखकर मैं बिना खाए जा ही नहीं सकता। पहली प्लेट बिक जाती है। पास खड़े दो लड़के भी ठेले के पास आ जाते हैं। भैया, इसमें सच में नूडल्स और बिरयानी दोनों एक साथ डाले जाते हैं? हाँ भाई, यही तो हमारी खासियत है। दोनों स्वाद एक ही प्लेट में मिलेंगे।
अगर स्वाद अच्छा निकला तो आज मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊंगा। पहले आप दोनों खाकर देखो, फिर अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला आराम से करना। दोनों लड़के खाना खाते हैं। भैया सच बताऊं तो मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया, ये तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे ठेले के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक बुजुर्ग ग्राहक खाना चखते हैं। बेटा, तुम्हारे नूडल्स मैदे वाले हैं या तुमने इन्हें किसी अलग तरीके से तैयार किया है? काका, हमने गेहूं के आटे से खुद नूडल्स बनाए हैं, इसलिए आपको खाने में भी ताजगी महसूस होगी। ये बात अच्छी है बेटा। आजकल स्वाद के साथ साफ सामान मिलना भी बहुत जरूरी है। कुछ ही समय में कई प्लेटें बिक जाती हैं। दूर भैरव सेठ अपने ढाबे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। ये दोनों लड़के यहाँ नया ठेला लगाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? सेठ जी, लोग उनके खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं और कीमत भी हमारे मुकाबले आधी है। इन दोनों का ठेला आज चला है, लेकिन कल से इनका असली मुकाबला मेरे साथ शुरू होगा। अगले दिन सुबह मोहन और दीपक पहले से ज्यादा तैयारी करके ठेला लगाते हैं। मोहन, आज कल से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। कल कई लोग खाना खत्म होने के बाद भी वापस लौट गए थे। हाँ भाई, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना भी नहीं बनाएंगे। ताजा खाना ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। दोनों अपना काम शुरू करते हैं। कुछ ही देर में एक पुराना ग्राहक ठेले के पास आ जाता है। अरे बेटा, कल तुम्हारी बिरयानी खाई थी और आज सुबह से उसी का स्वाद याद आ रहा था। तो काका, आज आपको पहले से भी गरम और ताजा नूडल्स चिकन बिरयानी खिलाते हैं। मेरे लिए एक प्लेट लगाओ और थोड़ा ज्यादा चिकन रखना। कल वाला चिकन बहुत नरम और स्वादिष्ट था। काका, चिकन तो आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन स्वाद में कोई कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे। ग्राहक खाना लेकर एक तरफ बैठ जाता है। तभी दो और ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं। भाई, यही वो ठेला है जिसके खाने की गांव में इतनी तारीफ हो रही है? हाँ भाई, यही हमारा छोटा सा ठेला है और आज आपको भी इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। कुछ ही देर में दोनों ग्राहक खाना खत्म कर देते हैं। भाई, अब समझ आया कि लोग तुम्हारे ठेले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आपको पसंद आया। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि अच्छा खाना खिलाना है। धीरे धीरे ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगती है। एक ग्राहक अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आता है। भाई, मैंने कल इन्हें तुम्हारे यहाँ की बिरयानी खिलाई थी और आज ये खुद दोबारा खाने चले आए। आप लोग जितनी बार आएंगे, हम उतनी बार कोशिश करेंगे कि पिछली प्लेट से बेहतर खाना मिले। मोहन, देख रहा है ना, हमारा खाना अब बच्चों को भी पसंद आने लगा है। हाँ भाई, लेकिन हमें खुशी तभी होगी जब लोग हमारे खाने पर हमेशा भरोसा करते रहें। उधर भैरव सेठ अपने ढाबे के बाहर खड़ा लगातार कम होते ग्राहकों को देख रहा होता है। आज फिर मेरे ढाबे के सामने इतनी भीड़ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सेठ जी, गांव के ज्यादातर लोग उस नए ठेले पर नूडल्स चिकन बिरयानी खाने चले गए हैं। कल तक जो लोग मेरी दुकान पर बैठते थे, आज वही दोनों मजदूर लड़कों के पीछे क्यों घूम रहे हैं? सेठ जी, उनका खाना सस्ता भी है और लोग उसके स्वाद की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ सस्ता खाना बेचने से कोई बड़ा दुकानदार नहीं बन जाता। कुछ दिनों में उनका सारा जोश खत्म हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, अगर उनकी बिक्री इसी तरह बढ़ती रही तो हमारे ढाबे पर असर और ज्यादा बढ़ सकता है। तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने इस गांव में सालों से कारोबार किया है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, बस आने वाली परेशानी के बारे में बता रहा हूँ। आज तो कल से भी ज्यादा बिक्री हुई है। लगता है हमारा ठेला अब धीरे धीरे लोगों की पसंद बन रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है भाई, लेकिन जितना काम बढ़ेगा उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो कुछ महीनों में अपना बड़ा ठेला भी बना सकते हैं। बड़ा ठेला बाद में बनाएंगे, पहले ऐसा नाम बनाते हैं कि लोग दूर से हमारा खाना खाने आए। भैरव सेठ दूर से उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उस रात भैरव सेठ पहली बार दोनों दोस्तों के बारे में गंभीरता से सोचता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर मोहन और दीपक इसी तरह साथ रहे तो उसका पुराना ढाबा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अगले कुछ दिनों में मोहन और दीपक का ठेला गांव में और ज्यादा मशहूर हो जाता है। सुबह से शाम तक उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। मोहन,
आज तो सुबह से इतनी भीड़ है कि मुझे ग्राहकों के पैसे संभालने तक का समय नहीं मिल रहा है। भीड़ बढ़ रही है तो हमें भी काम पहले से ज्यादा समझदारी से करना पड़ेगा, वरना किसी ग्राहक को इंतजार करना पड़ेगा। तू खाना संभाल, ग्राहकों की लाइन और पैसे मैं संभाल लूंगा। दोनों काम साथ करेंगे तो सब ठीक रहेगा। बस एक बात याद रखना, भीड़ चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन खाने की गुणवत्ता कभी कम नहीं होनी चाहिए। उधर भैरव सेठ के ढाबे पर लगातार ग्राहक कम होते जा रहे थे। सेठ जी, आज दोपहर तक सिर्फ 5 ग्राहक आए हैं, बाकी लोग फिर उसी ठेले पर चले गए। इन दोनों का ठेला इतना तेजी से कैसे चलने लगा? आखिर गांव वालों को उसमें ऐसा क्या मिल रहा है? सेठ जी, लोग कहते हैं उनका खाना स्वादिष्ट है और 20 रुपए में पेट भी अच्छी तरह भर जाता है। मेरी दुकान पर 40 रुपए की प्लेट बिकती है, फिर भी लोग वहां 20 रुपए देकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके खाने में चिकन अच्छा मिलता है और नूडल्स भी वो खुद गेहूं के आटे से बनाते हैं। भैरव सेठ कुछ देर सोचता है। अगर मैं उनका स्वाद नहीं हरा सकता, तो पहले उनके बीच की दोस्ती को कमजोर करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद भैरव सेठ खुद उनके ठेले पर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आज हमारे छोटे से ठेले पर आपका आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी मेहनत की तारीफ करने आया हूँ। तुम दोनों ने कम समय में अच्छा नाम बना लिया है। धन्यवाद सेठ जी, हमने बस मेहनत की है और लोगों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की है। यही मेहनत अगर तुम मेरे साथ करो तो तुम्हारी कमाई आज से कई गुना ज्यादा हो सकती है। सेठ जी, आपका मतलब क्या है? हम आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। मोहन, तुम मेरे ढाबे की रसोई संभालो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह और रहने का इंतजाम दोनों दूंगा। सेठ जी, आपका प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन हमारा अपना काम चल रहा है, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है, बाकी कारोबार की सारी जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूंगा। सेठ जी, मोहन अकेले आपके साथ कैसे जाएगा? हम दोनों मिलकर ये काम शुरू किए हैं। दीपक, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें दुकान संभालने की जिम्मेदारी दे सकता हूँ। अगर हमें एक साथ काम करना होगा तो हम अपना ही काम आगे बढ़ाएंगे, किसी और के नीचे काम नहीं करेंगे। तुम दोनों अभी जवान हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि छोटा ठेला ही पूरी जिंदगी चला लोगे। छोटा है लेकिन हमारा अपना है और अभी हमें इसे बड़ा बनाने का पूरा भरोसा है। ठीक है, अभी तुम दोनों अपनी बात पर खुश हो, लेकिन आगे चलकर मेरे प्रस्ताव की जरूरत जरूर पड़ेगी। भैरव सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। लेकिन भैरव सेठ ने हार नहीं मानी थी। उसने अपने नौकर को पास बुलाया। सीधे पैसे देने से काम नहीं बना। अब दीपक की कमजोरी पता करो और उसी रास्ते से उसे अपने करीब लाओ। सेठ जी, अगर आप मौका दें तो मैं पता लगा सकता हूं कि दीपक को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे उसकी जरूरत नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे मैं दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा करूंगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे उसे निकलना मुश्किल होगा। अगले दिन से भैरव का आदमी दीपक पर नजर रखना शुरू कर देता है। दीपक को अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद एक शाम दीपक अकेला ठेला बंद करके घर लौट रहा होता है। रास्ते में भैरव सेठ का आदमी उसे रोक लेता है। दीपक भाई, सेठ जी तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सेठ जी को मुझसे अब क्या काम है? हमने उनका प्रस्ताव पहले ही साफ साफ मना कर दिया था। सेठ जी नाराज नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कारोबार को बहुत आगे ले जाने की काबिलियत है। हमारा ठेला अच्छा चल रहा है, फिर सेठ जी को मेरी काबिलियत की अचानक इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सिर्फ इस छोटे से ठेले तक सीमित रहने वाले इंसान नहीं हो। आदमी कुछ देर रुककर दीपक के मन में लालच की बात डाल देता है और चला जाता है। अगली सुबह दीपक ठेले पर काम करते हुए चुप रहता है। दीपक, आज सुबह से तू इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? क्या घर पर कोई परेशानी हो गई है? घर पर कोई परेशानी नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपने कारोबार को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे पैसे बचाकर ठेला बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेना ठीक नहीं होगा। अगर हम हमेशा धीरे चलते रहे तो बड़ा बनने में बहुत साल लग जाएंगे, कभी बड़ा जोखिम भी लेना पड़ता है। शाम को दीपक चुपके से भैरव सेठ से मिलने उसके ढाबे के पीछे पहुंचता है। आओ दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने आखिर मेरे प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैं सिर्फ आपकी बात सुनने आया हूँ।
अभी मैंने आपके साथ काम करने का कोई फैसला नहीं किया है। तुम्हें मेरे ढाबे का कारोबार संभालना होगा और काम अच्छा रहा तो मैं तुम्हें साझेदार भी बना सकता हूँ। लेकिन मोहन को छोड़कर आपके साथ आना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। मोहन अच्छा खाना बनाता है, लेकिन तुम में कारोबार को बड़ा करने की समझ है, इसीलिए तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। दीपक चुप हो जाता है। सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि बड़ा आदमी बनने का मौका हर किसी के दरवाजे पर बार बार नहीं आता। उस रात दीपक देर तक सो नहीं पाता। उसके मन में पहली बार दोस्ती और पैसों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। दीपक, क्या हुआ भाई? आज तू बिल्कुल पहले जैसा खुश दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं हुआ, बस अब मुझे लगता है कि हमें अपने काम और हिस्सेदारी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हमारी हिस्सेदारी तो बराबर है, फिर अचानक इसे बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मुझे लगने लगा है कि हमारी मेहनत बराबर नहीं है और हिसाब भी उसी हिसाब से होना चाहिए। कुछ दिनों में दीपक का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर मोहन से बहस करने लगता है और पहले जैसी खुशी से काम भी नहीं करता। दीपक, आजकल तू हर बात में पैसों का हिसाब क्यों लगाने लगा है? पहले तो ऐसा नहीं था। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। हमने शुरुआत में बराबर हिस्सेदारी तय की थी, फिर अब अचानक तुझे ये बात गलत क्यों लगने लगी? क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में भी बड़ा सोचना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर बता, हम दोनों मिलकर उसका रास्ता निकाल सकते हैं। हर फैसला साथ मिलकर लेने से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मुझे अपने भविष्य के बारे में खुद भी सोचना होगा। मोहन दीपक की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दोस्त को अचानक क्या हो गया है। उसी शाम दीपक फिर भैरव सेठ से मिलने उसके ढाबे के पीछे पहुंचता है। दीपक, लगता है अब तुम्हें समझ आने लगा है कि छोटा ठेला तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकता। सेठ जी, अगर मैं आपके साथ आऊं तो क्या आप सच में मुझे अपने कारोबार में साझेदार बनाएंगे? तुम मेरे साथ मेहनत करो, फिर देखना कुछ ही समय में तुम्हारे पास पैसा भी होगा और अपना नाम भी। लेकिन मोहन मेरा पुराना दोस्त है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। बड़ा आदमी बनने के लिए कभी-कभी पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। दीपक कुछ देर सोचता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह ठेला लेकर उसी जगह पहुंचता है, लेकिन दीपक वहां मौजूद नहीं होता। कुछ देर बाद दीपक नए कपड़ों में भैरव सेठ के आदमी के साथ वहां पहुंचता है। दीपक, ये क्या हो रहा है? तू सेठ के आदमी के साथ यहाँ क्यों आया है? आज से मैं तुम्हारे साथ ये ठेला नहीं चलाऊंगा। मैंने सेठ जी के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। तू हमारे इतने सालों के भरोसे और दोस्ती को सिर्फ पैसों के लिए कैसे छोड़ सकता है? मैं जिंदगी भर गरीब रहकर सिर्फ दोस्ती के भरोसे नहीं जी सकता। मुझे अपने भविष्य के लिए बड़ा फैसला लेना होगा। भाई, अगर तू छोड़कर जाना चाहता है तो छोड़ दे, पर अपने इस भाई को कभी भी भूलना मत। दीपक वहां से भैरव सेठ के आदमी के साथ चला जाता है। मोहन अकेला ठेले के पास खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में अपने दोस्त के जाने का दुख साफ दिखाई देता है। मोहन अपने आंसू पोंछता है और ठेले को देखता है। मैंने ये सपना अकेले शुरू नहीं किया था, लेकिन अब इसे अकेले पूरा करके दिखाऊंगा। दीपक अब भैरव सेठ के ढाबे पर काम शुरू कर चुका था। ढाबे के बाहर एक बड़ा नया बोर्ड लगाया गया था, भैरव सेठ की स्पेशल नूडल्स चिकन बिरयानी, शेफ दीपक। दीपक कुछ देर तक उस बोर्ड को देखता रहता है। कैसा लगा अपना नाम इतने बड़े बोर्ड पर देखकर? अच्छा लग रहा है सेठ जी, लेकिन अब जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जिम्मेदारी की चिंता छोड़ो, बस खाना बनाओ और बिक्री बढ़ाओ। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को वही पुराना स्वाद मिले जिसके लिए हमारा ठेला मशहूर हुआ था। पुराना स्वाद भूल जाओ दीपक, अब हमें स्वाद से ज्यादा मुनाफे पर ध्यान देना है। लेकिन सेठ जी, अगर स्वाद खराब हुआ तो लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। इस गांव में खाने की दूसरी बड़ी दुकान कौन सी है? लोग मजबूरी में यहीं आएंगे। दीपक मजबूरी में सेठ की बात मान लेता है। कुछ देर बाद पहला ग्राहक ढाबे पर आता है। अरे दीपक भाई, सुना था अब तुम यहाँ अपनी मशहूर बिरयानी बना रहे हो, इसलिए आज खास तौर पर खाने आया हूँ। काका, बिल्कुल सही सुना आपने। आज आपको हमारी स्पेशल नूडल्स चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। पहले तुम्हारी ठेले पर खाई थी, उसका स्वाद आज तक याद है। देखते हैं यहाँ वैसी बनती है या नहीं।
दीपक ग्राहक को प्लेट देता है। ग्राहक पहला निवाला खाते ही रुक जाता है। दीपक भाई, ये क्या बना दिया? पहले जैसी खुशबू और स्वाद तो इसमें बिल्कुल नहीं है। काका, आज शायद खाना ठीक से तैयार नहीं हो पाया। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। चिकन सूखा है, नूडल्स चिपचिपे हैं और मसाले का स्वाद भी बिल्कुल अलग है। आपकी बात सही है काका, लेकिन अभी नई दुकान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारे पुराने खाने में मेहनत और ईमानदारी का स्वाद आता था। इसमें सिर्फ मसाले और तेल महसूस हो रहे हैं। ग्राहक पैसे देकर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दीपक कुछ देर तक उसी जाती हुई देखता रहता है। उधर मोहन अपने घर पर बैठा पुराने सामान का हिसाब लगा रहा होता है। भैया, अब तुम क्या करोगे? हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। कम है गुड़िया, लेकिन मेरा हुनर अभी मेरे पास है और उसी से मैं फिर शुरुआत करूंगा। मोहन अगले कई दिनों तक मजदूरी करता है और धीरे धीरे पैसे जमा करता है। वो थोड़ा चावल, ताजा चिकन और गेहूं का आटा खरीदता है। घर पहुंचकर खुद नूडल्स बनाने लगता है। भैया, इतने सारे नूडल्स हाथ से बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी तुम रोज यही काम करते हो। मुश्किल है गुड़िया, लेकिन जिस काम से हमारे घर की रोटी चलेगी उसकी मेहनत से डरना कैसा। मोहन देर रात तक मेहनत करता रहता है। कुछ दिनों बाद उसका छोटा सा नया ठेला तैयार हो जाता है। ठेला पहले वाले से भी ज्यादा साधारण था, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा था, मोहन की नूडल्स चिकन बिरयानी। अगली सुबह मोहन उसी पुराने स्थान पर ठेला लगाता है। अरे मोहन, तूने फिर से ठेला लगा लिया। हमें लगा था अब तेरी बिरयानी कभी खाने को नहीं मिलेगी। मोहन प्लेट तैयार करके उसे देता है। ग्राहक पहला निवाला खाते ही मुस्कुरा देता है। मोहन, यही तो वो पुराना स्वाद है। इसमें वही खुशबू और वही मसाला है। अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट देना, मैं भी देखूं आखिर इतनी तारीफ किस चीज की हो रही है। उधर भैरव सेठ के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है। सेठ जी, लोग फिर से मोहन के ठेले पर जाने लगे हैं। इतनी जल्दी उसने दोबारा अपना ठेला कैसे खड़ा कर लिया? लोग कह रहे हैं कि उसका पुराना स्वाद वापस आ गया है। दीपक, अब तुम्हें अपने पुराने दोस्त से मुकाबला करना होगा, वरना तुम्हारा ये नया कारोबार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दीपक दूर खड़ा मोहन के ठेले की भीड़ देख रहा होता है। मोहन अकेला है, फिर भी लोग उसके पास जा रहे हैं। शायद मैंने दोस्ती से ज्यादा पैसों को महत्व देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन दीपक अभी भी वापस जाने का फैसला नहीं करता। दूसरी तरफ भैरव सेठ के ढाबे पर पहली जैसी रौनक नहीं रही थी। भैरव सेठ गुस्से में दीपक की तरफ देखता है। दीपक, तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ आने के बाद कारोबार कई गुना बढ़ेगा, फिर ये हालत क्यों हो रही है? सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह का सामान इस्तेमाल करवा रहे हैं उससे स्वाद पहले जैसा नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे सिर्फ बढ़ती हुई बिक्री चाहिए। अगर हम अच्छे चिकन और सही मसाले इस्तेमाल करें तो ग्राहक दोबारा हमारे पास जरूर आएंगे। महंगा सामान खरीदकर मुनाफा कम करना है क्या? जितना कम खर्च होगा उतना ज्यादा पैसा बचेगा। दीपक चुप हो जाता है। कई दिनों से गांव में लगातार तेज बारिश हो रही थी। गलियों में कीचड़ जमा हो गया था और रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो रहा था। मोहन फिर भी अपना ठेला लेकर रोज उसी जगह पहुंचता था, क्योंकि घर का खर्च और माँ की दवाइयाँ उसके काम से ही चलती थीं। उस शाम बारिश अचानक और तेज हो जाती है। मोहन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगता है, लेकिन तभी ठेले का एक पहिया गहरी कीचड़ में धंस जाता है। अरे, ये पहिया इतनी बुरी तरह जमीन में कैसे फंस गया? मोहन पूरी ताकत लगाकर ठेले को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पहिया बिल्कुल नहीं निकलता। उधर भैरव सेठ के ढाबे के बाहर दीपक बारिश देख रहा था। उसकी नजर अचानक मोहन के ठेले पर पड़ती है। वो मोहन है, इतनी तेज बारिश में अकेला ठेला निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे छोड़ो दीपक, अपना काम देखो और रसोई में जाकर तैयारी पूरी करो। सेठ जी, उसका ठेला कीचड़ में फंसा है और उसका सारा सामान खराब हो रहा है। उसकी परेशानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ काम करने आए हो। जिस दोस्त ने मेरे साथ भूखे रहकर ये कारोबार शुरू किया था, उसे आज मैं सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता कि आप मेरे मालिक हैं। दीपक, अगर तुम वहां गए तो समझ लेना ये नौकरी भी गई और तुम्हारा हिस्सा भी खत्म।
जा, मैं तेरी नौकरी छोड़ता हूँ। तेरी नौकरी से ज्यादा मेरा दोस्त जरूरी है। दीपक बारिश में दौड़कर मोहन के पास पहुंच जाता है। दीपक, तू यहाँ क्यों आया है? सेठ के ढाबे पर वापस जा, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, लेकिन अभी नाराजगी बाद में कर लेना, पहले इस ठेले को बाहर निकालते हैं। दीपक ने गांव वालों को बुलाकर उनकी मदद से बहुत ही मेहनत से थैला निकाला। देखा मोहन, जब साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, रास्ता निकल ही आता है। ये बात तूने बहुत देर से समझी है दीपक। देर जरूर हुई है, लेकिन अब मैं इसे कभी भूलना नहीं चाहता। तूने मुझे बहुत दुख दिया था दीपक, लेकिन आज तूने अपनी गलती मानकर साबित कर दिया कि मेरा दोस्त पूरी तरह बदला नहीं है। क्या मुझे फिर से तेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा? मोहन कुछ पल चुप रहता है। दोस्ती में गलती की जगह होती है, लेकिन धोखे की नहीं। तू गलती समझकर वापस आया है, इसलिए मेरा दोस्त फिर से मेरे साथ खड़ा है। दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी की सीख यही है, लालच से कमाया हुआ पैसा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती इंसान को जिंदगी भर खुश रखती है।